मित्रों नमस्कार। अभी हमने एक के बाद एक कई सारी वीडियोस सुनी हैं डॉक्टर सिन्हा जी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के विषय में। तो वो जिस तरह से अपना महत्व रखते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, तो उनको विस्तार से गुरुजी ने हमें समझाया है। पर मेरे लिए जिस तरह से हर रोज़ मैं लेक्चर सुनता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पर हैरानी होती है। तो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के दौरान मुझे पता चला कि दीनदयाल उपाध्याय जी का न सिर्फ गुरुजी ने दर्शन का अच्छे से अध्ययन किया है, उससे प्रसारित किया है, दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ गुरुजी के व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं। तो आज उसी परिचय को गुरुजी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय जी का और गुरुजी का पहला मिलना किस तरह से हुआ और फिर वो किस तरह से संबंध आगे बढ़ता गया। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, नमस्कार जी। तो गुरुजी आप ये बताएं कि दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ आपका फिर मिलना कैसे हुआ? मतलब पत्राचार पहले हुआ उसके बाद मिले, या फिर एकदम मिलना हो गया उसके बाद फिर संबंध बढ़ा? दीनदयाल जी वैसे तो आयु में मेरे से 12 साल बड़े थे। उनका जन्म 1916 में हुआ था, मेरा 1928 में हुआ। लेकिन वो ज्ञान में और अध्ययन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े हुए थे। मेरे पास 1964 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम आया। हरियाणा राज्य का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। उस समय हरियाणा राज्य में 1964 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी और कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। अब तो बहुत बन गई हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारा विद्यार्थी परिषद का बहुत धाक जम गई थी। छात्रावास में ही हमारे 1000 से ज़्यादा सदस्य रहते थे और इतनी धाक थी कि छात्रावास के मेस में जहाँ भोजन बनता था, उस ठेकेदार को भी हमारे आदमी जाके, विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो जाके जो बताते थे कि एक हफ्ते का मेनू बना दिया। तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ हमारी इतनी धाक थी कि खाना तक भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के हिसाब से बनता था। और उस समय दीनदयाल जी का बहुत ही ऊंचा स्थान चढ़ा हुआ था। 1937 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी, लेकिन 1951 में वो जनसंघ में आ गए थे। तो जनसंघ में उनका बहुत ऊंचा स्थान था। तो हमें ये रहा कि विद्यार्थी परिषद का काम चलाना है तो ऐसे आदमियों से परामर्श लेना पड़ेगा जो हमें देशभक्ति के बारे में, बच्चों को, छात्रों को संस्कार देने के अंदर हमें ज्ञान काम आ सके। तो हमारा जो विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन हुआ, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर साम्यवाद छाया हुआ था। इतना छाया हुआ था कि लोगों के बड़े बड़े जो जर्नल थे हमारे, बहुत बड़े ऊंचे यानी स्टैंडर्ड के जो मैगज़ीन थे, उसमें इस बात को सबके सामने रखा गया था और वो खोल करके लिखते थे कि दुनिया के अंदर 1/3 दुनिया जो है वो कम्युनिस्ट हो गई है। आधा जर्मनी बट गया था, तो आधा जर्मनी जो था जर्मनी ईस्ट वो कम्युनिस्ट हो गया था। पोलैंड बिल्कुल कम्युनिस्ट हो गया था। हंगरी बिल्कुल कम्युनिस्ट हो गए थे सारे के सारे। ज़ेकोस्लोवाकिया उनका बड़ा भारी अड्डा बन गया था। हंगरी में कम्युनिज्म आ गया था सारा। रोमानिया में कम्युनिज्म छा गया था। यानी वहाँ से यूरोप के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक आध देश को छोड़ करके बाकी कम्युनिस्टों के चक्कर में आ गए थे।
तो अखबार लिखते थे, ये मैगज़ीन लिखते थे हमारे, कि 1/3 वर्ल्ड जो है तो कम्युनिस्ट हो चुकी है। 1/3 वर्ल्ड जो ऐसी है जो कम्युनिज्मों के प्रभाव में आ गई है। तो कुछ से ऐसे थे जो प्रोग्रेसिव और कुछ ऐसे थे जो डेवलपिंग कंट्री कहलाते थे। वो अभी साम्राज्य के चंगुल से छूटे थे और धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। उसमें सारे देशों के अंदर जो प्रेरणा मिलती थी रूस से मिलती थी। मिस्र का इतना बड़ा नासिर जो थे वो भी रूस से प्रेरणा लेते थे। भारत में नेहरू जी हमारे जो थे वो बिल्कुल ही सारा रूस पर डिपेंड करते थे। और जिस तरह बहुत छोटे छोटे थे, सीलोन था, थाईलैंड था, कोरिया था, ये सारे के सारे ऐसे थे जो अपना सारा डेवलपमेंट रूस के मॉडल पर करते थे। तो 1/3 दुनिया रूस कम्युनिस्ट हो चुकी थी और 1/3 दुनिया ऐसी थी जो कम्युनिज्म से प्रेरित थी, सारी प्रेरणा वहाँ से आती थी। और बाकी जो 1/3 दुनिया है वो अपनी सारी शक्ति कम्युनिज्म को के बढ़ते हुए कदमों को रोकने में लगाई हुई थी। अमेरिका है, इंग्लैंड है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली है, ये कुछ देश थे जो कम्युनिज्म को रोकने में, अपने कनाडा है, ये सारे कम्युनिज्म को रोकने में, और कोई इनके सामने वो नहीं भी थे। कम्युनिज्म सारी दुनिया में छाया जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो इसका मतलब सारी इंटरनेशनल सीन पर कम्युनिज्म ही कम्युनिज्म था, हर एक के मत। जो कम्युनिज्म के विरोधी थे वो सिर्फ ये सोचते थे कि कैसे रोकें। वहाँ योजनाएं क्या, कैबिनेट की मीटिंग, पार्लियामेंट की मीटिंग में एक ही मुद्दा उठता था कि अब कम्युनिज्म के कदम बढ़ के फलां देश में भी कम्युनिस्ट आ गए उनका, तो कैसे रोका जाए इसको, कम्युनिज्म को शक्ति से रोका जाए, संघर्ष से रोका जाए, लड़ाई से रोका जाए, क्या करें, या इकोनॉमिकली कुछ किया जाए। तो कम्युनिज्म को रोकने में सारी शक्ति लगी हुई थी। तो हमारा जो छात्र था, नौजवान, जब उनके सामने कम्युनिस्ट क्रांति की बातें करते थे ना, कि हम क्रांतिकारी हैं, हमने दुनिया में ये कर दिया, हमने सरमाएदार जो थे उनके खिलाफ़ लड़कों को भड़काते थे कि सरमाएदारों को रूस में इस तरह मार दिया, ये कर दिया। और हमारे लड़के जब बात करते थे भारतीय संस्कृति की, क्योंकि अखिल भारतीय, तो वो कहते थे तुम तो पीछे खींचने वाले हो, रिएक्शनरी हो। ऐसे उन्होंने बहुत सारे बूर्जुआ के गुलाम हो, तुम तो कैपिटलिस्टों के गुलाम हो, तुम तो लेबर के दुश्मन हो, ऐसे शब्द उन्होंने गढ़ रखे थे कि हमारा छात्र जो है घबरा जाता था। तो हमें छात्रों में आत्मविश्वास जमाने के लिए और अपने उनके पैर ना कांपें, हमें ऐसे आदमियों की ज़रूरत थी जिनसे हम पूरी तरह मार्गदर्शन ले सकें। तो हमारे अधिवेशन जो होते थे, संघ के अधिवेशन में भी हम जाते थे, तो हमारे अपने विद्यार्थी परिषद के भी होते थे। तो वहाँ हमारे संबंध 2 आदमियों से आए। वैसे तो कई आदमियों से आए, अटल जी से भी हमारे बहुत गहरे संबंध बने, लेकिन 2 आदमी ऐसे थे जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिली। एक तो ऐसे थे जो सारे हिंदुस्तान में नॉर्थ से लेकर साउथ तक कम्युनिज्म का जितना गहरा उनका अध्ययन था, इतना कम्युनिस्टों का भी नहीं था। वो थे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। और जो विचारक थे, कम्युनिस्ट थिंकर्स, जो नारा लगाने वाले कम्युनिस्ट हैं, वो तो थ्योरी बिल्कुल जानते नहीं, वो तो नाम भी नहीं जानते कि क्रुश्चेव कौन था और लेनिन कौन था और स्टालिन कौन था और फ्योरबाख कौन था और मार्क्स कौन था। ये सारे के सारे इनके नाम तो कभी सुन लिए थे उन्होंने, लेकिन इनके सिद्धांत कभी उन्होंने देखे भी नहीं थे। सिर्फ नारेबाज कम्युनिस्ट कहलाते थे वो। तो नारेबाज कम्युनिस्टों को छोड़ करके जो आदमी सैद्धांतिक दृष्टि से कम्युनिज्म का जिन्होंने अध्ययन किया है, तो उनसे हमारा संपर्क में आना बहुत ज़रूरी था। तो हम संघ के वर्ग में गए, अखिल भारतीय वर्ग में गए। तो वहाँ एक बात जो सबसे ज़्यादा इन लोगों को पसंद आई वो थी कि ये आदमी फिलॉसफी का है। ठेंगड़ी जी ने सबसे पहले कहा कि फिलॉसफी में पढ़ाते में आप क्या क्या पढ़ाते हो। मैंने कहा जी सब पढ़ाते हो भारत। तो कहने लगे साम्यवाद भी पढ़ाते हो, कम्युनिज्म भी। मैंने कहा हाँ जी, रब मार्क्स की थ्योरी पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हो उसमें, कैसे उसका, आप तो विद्यार्थी परिषद, कैसे उसका खंडन करते हो। तो उनको हमारे अंदर रुचि पैदा हो गई, हमें उनके अंदर के। तो बहुत आदमी को बहुत सारी किताबें उन्होंने कम्युनिज्म पर बताई कि इनको पढ़ो। और हमारी जो पीएचडी की थीसिस है
कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गीता एंड कम्युनिज्म, ये उन्हीं की प्रेरणा से, ठेंगड़ी जी की प्रेरणा से ही ये हमने भी पीएचडी का विषय लिया। अब ये दीनदयाल जी जो थे, इनके घर की हालत ऐसी थी कि जब ये 6-7 साल के 7 साल के थे तो इनकी माताजी भी मर गई थी, इनके पिताजी भी मर गए। ये एक छोटा सा गांव है मथुरा के पास, उसका नाम है फरा। तो अब तो उसका नाम दीनदयाल नगर कर दिया है, बता दिया। तो फरा का छोटा सा गांव था और इनके नाना भी रेल में थे, इनके पिताजी भी रेलवे में काम करते थे। पहले रेलें जो थीं सेंट्रल की नहीं थीं, अलग अलग कंपनियां चलाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है, कोई नॉर्थ वेस्ट कंपनी चला रही है, तो पेंशन तो मिलती नहीं थी। लेकिन जब इनके माँ बाप मर गए तो नाना के पास चले गए। अब नाना जब रिटायर हुए तो पेंशन तो मिलती नहीं थी, तो नाना के परिवार पर बोझ सा बन गए। तो वहाँ से निकल कर के आ गए, ये अपने गांव में आ गए और सारा वहाँ अपने रिश्तेदारों में कोई सहायता देने वाला नहीं था, क्योंकि गरीब की कोई सहायता नहीं करता। बवक्त तंग दस्ती आशना बेगाना मी गर्दन, चुराही सुराही चूँ शबद खाली, जुदा पैमाना बिगड़। जब आदमी तंग दस्ते यानी गरीब हो जाता है, जब उसके बटुए में पैसे नहीं रहते, तो जो रिश्तेदार हैं वो भी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे बेगाने जैसा। किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ तो वो समझता है पता नहीं पैसे मांगने आ गया, पता नहीं, बहुत समझते हैं। तो कहते हैं चल क्या करने आ गया, हमारा और टाइम ख़राब करने। तो उन्होंने बड़ी उपमा दी है कि सुराही होती है ना शराब की, तो जब प्याला जाता है शराब के पास, तो प्याला वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है, सुराही उसमें शराब डाल देती है। तो वो जो भिखारी भीख मांगने वाला प्याला है, वो जब देखता है सुराही खाली हो गई, तो सुराही के पास जाता ही नहीं, वो जुदा हो जाता है। तो इनका भी ऐसा ही हाल हुआ दीनदयाल जी का। गरीबी की हालत में कोई रिश्तेदार इनको सहायता करने को तैयार नहीं, तो ये बहन के पास आ गए। वहाँ इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। एमए प्रीवियस इन्होंने किया इंग्लिश में। एमए प्रीवियस करने के बाद फिर ये फाइनल की परीक्षा देने की तैयारी कर, फाइनल में गए थे, तभी बहन भी छोड़ के चली गई। तो ये एमए प्रीवियस ही रह गए वो। लेकिन एक शौक़ पैदा हुआ, इन पढ़ने का शौक़ लग गया। तो जब ये 1937 में संघ के प्रचारक बने, तो वहाँ भी यही समस्या थी कि कम्युनिज्म छाया हुआ है और लोग जो है कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं। वो नारे ऐसे लगाते थे, गरीबों के हम मसीहा है, कैपिटलिज्म मुर्दाबाद, ज़िम्मेदारा सामंतवाद मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाते थे। गरीबों को रोटी नहीं मिलती, इनके कुत्ते जो हैं कारों में घूमते हैं। तो छात्र घबरा जाता था कि इनकी तरफ को मुड़ जाता था। तो इन्होंने क्या किया, पढ़ना शुरू किया। अगर संघ का काम करना है और देश के अंदर कम्युनिज्म के पैरों को जो नहीं जन्म देना, तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस का बहुत अध्ययन किया, बड़ा गहन अध्ययन किया। आप उनके पास बैठते थे तो ये लगेगा एरिस्टोटल से लेकर के और अब तक मॉडर्न टाइम तक, मार्क्स तक, एक एक आदमी का, मैकावली की थ्योरी, बोसांके की थ्योरी, हॉब्स की थ्योरी, सारी की सारी है, और सब कुछ स्वाध्याय से, रूसो की थ्योरी, वो ऐसे सुना देते थे जैसे इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया है। बोल तो हमें बड़ा आकर्षण हो गया। हमने कहा हमने अपने छात्रों को अगर कम्युनिज्म से बचाना है तो दीनदयाल जी, तो हमने अपने अधिवेशन में भी इनको बुलाया, विद्यार्थी परिषद के, और फिर उनके साथ बैठना शुरू किया। वो भी इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि भाई फिलॉसफी वाला आदमी अच्छी तरह समझ सकता है हमारी बातों को। तो वो हमसे फिलॉसफी के बारे में पूछते रहते थे, हम उनसे सारा कम्युनिज्म के बारे में बहुत सीखा। उनसे हमने कम्युनिज्म की बातों को तोड़ने के लिए कैसे सारा काम करें। 2-4 आदमियों के उन्होंने नाम बताए जो इतना ज़्यादा, वो कहते क्यों डरते हो कम्युनिज्म से, रसल की किताब पढ़ो। रसल ने जिसमें लिखा है वाई आई एम नॉट ए कम्युनिस्ट, उसमें कम्युनिज्म की धज्जियाँ उड़ा दी हैं उसने। हमने कहा अच्छा जी, हम वो किताब पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो दीनदयाल जी ने कहा कि अरे तुमने वाल्टर कुरार्स पढ़ा है?
मैंने कहा नहीं जी, मैं तो नाम भी नहीं सुना वाल्टर कोराज का। कहते कम्युनिज्म दुनिया पर छाया हुआ है, लेकिन वाल्टर कोराज ने जो अपनी किताब लिखी है कि किन लोगों से टक्कर ले रहा है कम्युनिज्म, वो इतनी पावरफुल शक्तियां हैं कि कम्युनिज्म नष्ट हो जाएगा, वो शक्तियां नष्ट नहीं होंगी। तो वाल्टर कोराज की हम किताब ले आए। वो किताब तो हमारे घर में, चूँकि ज़रा एमरजेंसी में हम बाहर रहे तो पानी वानी में भीग गई, नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। और वाल्टर कोराज ने कहा कि 3 चीज़ों से इसने टक्कर ली है कम्युनिज्म ने। नेशनलिज्म से टक्कर ली है कि नेशनलिज्म कोई चीज़ नहीं होती, इंटरनेशनलिज्म लाएंगे, कॉमन टर्म ले आएंगे दुनिया के अंदर। तो उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर, हर नेशन में, इवन रूस में भी, अगर कोई आदमी रूस पे आक्रमण करे, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो, तो रूस के आदमी में इतना भावना है कि अपने देश को नहीं। तो कहते राष्ट्रवाद कभी नहीं मरेगा लोगों के हृदय से, ये इंटरनेशनलिज्म मर जाएगा। उन्होंने कहा आप ये समझो कि मुसलमानों ने इंटरनेशनल दुनिया को, कि सारी दुनिया को हम इस्लाम में बना देंगे, लेकिन वही इस्लाम जो सारी दुनिया को बनाने रखा था, छोटे छोटे राष्ट्रों में बट गया, आपस में टक्कर हो रही है। ईरान की टक्कर अरब से हो रही है, अरब की टक्कर जॉर्डन से हो रही है। तो कहते हैं राष्ट्रवाद कभी नहीं मिटेगा, ये नहीं मिटा सकेंगे। राष्ट्रवाद कल ये कर देगा कि रूस में जो इन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, वो राष्ट्रीय भावना पैदा होगी, वो रूस को उखाड़ देंगे। तो वाल्टर कोराज हमने पढ़ा। फिर उन्होंने बताया कि रूस ने पहली वर्ल्ड वार जो हुई थी, उसमें ये कर दिया कि मुस्लिम कंट्रीज़ पे आक्रमण करके मुसलमानों की मस्जिदें बंद कर दी। रूस के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें बंद हो गई। तो कहते हैं मुसलमान देशों में अपने धर्म की वजह से इतना वो हुआ कि रूस को तेल देना बंद कर दिया उन्होंने। कोई मुस्लिम कंट्री जहाँ तेल ही तेल पैदा होता है, सारी दुनिया का तेल, ईरान है, इराक है, लीबिया है, अरब है, सारा मिट्टी का तेल वहाँ निकलता है। तो कहते उन्होंने तय कर दिया कि हमारी जब तक मस्जिदें नहीं खोली जाएंगी, तब तक हम रूस को तेल नहीं देंगे। और रूस में यह हालत हो गई कि अगर कोई आदमी रूस पर आक्रमण कर दे तो एक जहाज़ चलने के लिए तेल नहीं। तो कहते रूस को इसलिए उन मस्जिदों को भी खोलना पड़ा। तो कहते ये जो धर्म का सैलाब उठेगा, ये इन्होंने गॉड को, रिलीजन को अफीम कह करके जो निकाला है। तो वाल्टर कोराज ने लिखा कि टाइम इज़ शॉर्ट कमिंग, जल्दी ऐसा समय आ रहा है जब मार्क्स और लेनिन और क्रुश्चेव और स्टालिन, इनके नाम केवल पॉलिटिकल साइंस की किताबों तक ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन नानक, महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, ईसा, इनका नाम दुनिया जितनी श्रद्धा से लेती थी आगे भी लेती रहेगी, वो कभी नहीं मिटेगा। तो ये रिलीजन को नहीं मिटा सकेंगे, रिलीजन टक्कर ले रहे हैं, ये मिट जाएंगे। और इसी तरह से इन्होंने डेमोक्रेसी से टक्कर ली है अमेरिका से। कहते रूस को इन्होंने उन आदमियों को ब्रेड ईटिंग एनिमल बना दिया है। रोटी तुम्हें मिल जाएगी, स्टेट के हिसाब से तुम काम करो। जैसे स्टेट कहेगी कि तुम 2 बच्चे पैदा करो तो तीसरा नहीं कर सकते। स्टेट कहेगी कि तुम 2 कमरों में रहो, तीसरे में नहीं रह सकते। स्टेट कहेगी कि तुम ऐसे कपड़े पहन के आओ, तो वही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो कहते हैं ये जो आदमी का इन्होंने दमन किया है, जिस दिन आदमी को पता लगेगा कि मैन इज़ द क्राउन ऑफ क्रिएशन, तो कहते वो प्रजातंत्र की भावना जब जागेगी, जिस दिन रूस में फ्री इलेक्शन हुए, उस दिन कम्युनिज्म की जड़ खुद जाएंगे। तो वाल्टर कोराज की तीनों चीज़ें हमें ठेंगड़ी जी ने दी। दीनदयाल जी हमें बहुत कुछ बताते थे, तो हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। हम जान करके भी इनके पास जाते थे और विद्यार्थियों के बीच में इनको बुलाते थे कहीं ना कहीं। तो कुरुक्षेत्र भी आए हैं? है जी, उपाध्याय जी कुरुक्षेत्र आए हैं? एक बार आए थे कुरुक्षेत्र में, जनसंघ का जब अधिवेशन हुआ था। लेकिन दिल्ली में ही बहुत, हमने इनकी प्रेरणा से एक अखबार निकाला। अच्छा। उसका नाम था तरुणदीप। इन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों ने अपने प्रोपेगेंडा का जाल बहुत बिछाया हुआ है, तो हम भी अपने ऑर्गेनाइज़र और इनके ज़रिए कर रहे हैं, आप केवल एक छात्रों के लिए एक अखबार निकालो। हमने यहाँ से वो अखबार निकाला, और वो अखबार हिंदुस्तान के हर कोने में, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ ना जाता हो। उसका नाम था तरुणदीप।
उसमें हम कम्युनिज्म के सारे सिद्धांत को खंडन करते थे। और जो छोटी छोटी भी वीकनेस होती थी कम्युनिस्टों की, उसको भी हम उजागर करते थे, क्योंकि दीनदयाल जी हमें बताते थे अब की बार ये लिखो। हमारे जो एडिटोरियल होते थे ज़्यादातर तो भारतीय संस्कृति और कम्युनिज्म के खिलाफ ही होते थे, लेकिन उनकी ज़्यादातर प्रेरणा, यानी हमने इतने दिनों चलाया वो 1965 में निकालना शुरू किया जी। और 1975 में जब इमरजेंसी लगी तब इंदिरा गांधी ने ख़ास तौर से उस पर ताला लगवाया हमारे दफ्तर पे, और मैं उसका मुख्य संपादक था। जो संपादक थे उनकी लेखनी बड़ी तेज़ थी, नरेंद्र सहगल, उनको जेल में डलवा दिया। तो वो 12 साल हमारा अखबार, 10 साल हमारा अखबार इन्हीं की प्रेरणा से, दीनदयाल जी की प्रेरणा थी। और दीनदयाल जी हमें हिंट देते थे कि अब की बार इस विषय पे लिखिए, अब की बार इनको कम्युनिस्टों को खंडन करना है तो इनके इस प्रोपेगेंडा पे लिखिए जी। तो ठेंगड़ी जी और दीनदयाल जी कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ हमारे छात्र को इतनी प्रेरणा देते रहे कि छात्र इस बात पे तैयार हो जाता कि कम्युनिस्ट कोई सवाल करें हम उसका जवाब देंगे उसका। अच्छा, यानी कि आप के अपने व्यक्तिगत जीवन पर, अपने विचारों पर आपके उपाध्याय जी का काफ़ी असर रहा है। मेरे विचारों पर तो 3 आदमियों का असर ज़्यादा रहा है। वैसे तो संघ में मैं रहा तो संघ का असर है, लेकिन उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, इनका बहुत ज़्यादा विचार रहा है। तो उनके बारे में फिर बताएं कि आपकी जो दीनदयाल जी उपाध्याय के साथ जो मुलाकातें हुई वो दिल्ली में ही हुई फिर? हाँ, दिल्ली में ही। दिल्ली में हम संघ के वर्ग में गए थे, वहीं हमारी ठेंगड़ी जी से मुलाकात हुई, वहीं हमारी इनसे मुलाकात हुई। और इनको भी हमने देखा कि इन्होंने जैसे ठेंगड़ी जी हमारे साथ आकर्षित इसलिए हुए कि हम फ़िलॉसफी पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा फ़िलॉसफी तो बहुत ऊंची चीज़ है, भारतीय संस्कृति पढ़ाओ बच्चों को और मेरे से कम्युनिज्म के बारे में पूछो। ऐसी दीनदयाल जी को कहा, उन्होंने कहा कि भाई फ़िलॉसफी, तुम तो बहुत काम के आदमी हो, फ़िलॉसफी पढ़ाते हो। तो फिर धीरे धीरे मैं पता लगा कि दीनदयाल जी ने जितना अध्ययन किया है राजनीति शास्त्र का, ख़ास तौर से, वैसे तो इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ी इन्होंने, जब जाए कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अखबार तो है। आपके पास तो उनकी चिट्ठियाँ भी आती होंगी? हाँ, उनकी चिट्ठियाँ आती रहती थी, बहुत चिट्ठियाँ आती रहती थी। लेकिन मैंने जब किताब लिखी इंसर्जेंट हिंदुइज्म, क्योंकि मैं संघ में बहुत संघ चालक भी था मैं, और संघ चालक बहुत ऊंचा पद होता है, तो परम पूज्य गुरुजी वहाँ ले गए मुझे इलाहाबाद कुंभ में। वहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा सम्मेलन था, क्योंकि शंकराचार्य में लोगों में बड़ी श्रद्धा है। लेकिन गुरुजी की वजह से हमें आगे जगह मिल गई बैठने की। तो उस समय क्या चल रहा था कि गौ हत्या, गौ रक्षा के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन चला रहे थे, और विरोधी लोग जो थे, नेहरू वगैरह, ये कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की बात बिल्कुल बेकार है, गाय को बचाने से क्या होगा। और सारे मुस्लिम, सारे कम्युनिस्ट उस गौ रक्षा आंदोलन के बिल्कुल विरोधी थे। अटल जी को उन्होंने, नेहरू ने कहा पार्लियामेंट के अंदर ही, जो कि प्रोसीडिंग में मौजूद है लिखा हुआ, इन्होंने कहा कि आप गौ रक्षा के लिए इतना ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। अब अटल बिहारी पहले पार्लियामेंट में अकेले 2 आदमी थे कुल पार्लियामेंट में, तो अटल बिहारी जी के सामने एक मसला था इतने लोगों को, लेकिन वो बड़े बोल्ड थे अटल बिहारी जी, बड़े तकड़े। तो अटल बिहारी जी से नेहरू जी ने कहा कि आप गाय की रक्षा के लिए इतना शोर मचाते हैं और दुनिया में नारे लगा रहे हैं और ये है, आप ये क्यों नहीं उठाते कि सब जानवर जो हैं, जानवरों को हत्या नहीं होनी चाहिए और जानवरों की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, ये सवाल। तो अटल जी खड़े हुए, क्योंकि अटल जी के अंदर आत्मविश्वास बहुत था, डरते नहीं थे किसी से। अटल जी खड़े हुए, अटल जी ने कहा कि गाय के अंदर हमारी आस्था है, क्योंकि हम गाय को माँ कहते हैं, और माँ कहते हैं इसलिए हम गाय की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। आप अगर ये कह दो कि गधा मेरा पिता है, बाप है मेरा, तो हम गधा की रक्षा के लिए भी आपके साथ खड़े होंगे। तो नेहरू जी चुप हो गए फिर। तो वहाँ उन्होंने, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, सारे जितने ईसाई, इनके अंदर पैरिशर जो होते हैं, वो ज़िला के, एक ज़िले का जो सारे ज़िले का मालिक जो होता है ईसाई, वो पैरिशर कहलाता है। तो इलाहाबाद को कई ज़िलों में बांटा हुआ था, इलाहाबाद रूरल, इलाहाबाद प्रयाग, तो 3-4 पैरिशर आ गए। अब वो ज़िला के अधिकारी तो आके इनसे सवाल जवाब करने लगे शंकराचार्य से
उन्होंने सबको ऐसे ऐसे उत्तर दिए कि हाथ जोड़ के भाग गए। तो उन्होंने परम पूज्य गुरु जी से कहा कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो आज ये आंदोलन चल रहा है और इसका विरोध कौन कौन कर रहे हैं। पहले तो वो लोग कर रहे हैं जो कम्युनिस्ट हैं, दूसरे वो लोग कर रहे हैं जो कम्युनिज्म से प्रभावी हैं, जैसे नेहरू वगैरह हैं सारे। तीसरे इनका जो वो कर रहे हैं वो मुसलमान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुसलमानों ने यह तो कहा कि जो आपका रेलिशिंग फूड है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जैसे हिंदुओं को खीर और मालपुए अच्छे लगते हैं, ऐसे ही हमारे मुस्लिम देशों में कई करोड़ रुपए का गऊ का मांस जाता है। इंडिया को बड़ी आमदनी होती है गऊओं का मांस भेजने में। तो अगर गऊओं को हमने मारना बंद कर दिया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और हिंदुस्तान में भी लोगों का जो प्रिय भोजन है, आप उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। आपने गऊ हत्या बंद कर दी तो हिंदुस्तान के जो इनके जो अखबार थे, नया उजाला, रोशनी, उर्दू के अखबार, तो जगत गुरु शंकराचार्य ने गुरु जी को कहा कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो इन लोगों को कन्विंस, इनके आर्गूमेंट को खंडन करके, और हमारे जो अटल जी का आंदोलन है उसको, तो गुरु जी ने मेरा नाम दे दिया कि ये फिलॉसफी के आदमी है, यही कर सकते हैं इसका अंदर। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। हमने जो किताब लिखी अपनी वो गुरु शंकराचार्य को समर्पित की। हमने उसका नाम रखा इंसर्जेंट हिंदुइज्म। यानी अब तक हिंदुओं का ये रहा है कि दूसरे लोग हम पर जब अटैक करते हैं तो हम केवल उसका डिफेंसिव कोई आर्गूमेंट सोचते हैं। इसको काली शराब पीती थी, नंगी घूमती थी, तो जब हम वो ये कहेंगे तो हम उसका कोई साइंटिफिक जवाब सोचेंगे कि काली का मतलब ये है, इसका मतलब ये है शराब। तो हिंदुइज्म हमेशा डिफेंसिव रहा है। हिंदुइज्म में कभी अटैक नहीं किया सिवाय दयानंद के। तो दयानंद के बाद कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने इन लोगों पर अटैक किया हो। तो हमने वो इंसर्जेंट हिंदुइज्म में काउंटर अटैक फ्रॉम द साइड ऑफ हिंदूज, हमने इनको एक एक को एक्सपोज किया। तो फ्री सेक्स की बात इन्होंने कहा, खूब दूसरों की औरतें जो है उनका शील भंग करो, तो मुसलमानों ने ये दिया। शराब के बारे में तो सारा मुसलमानों की सारी शायरी शराब की है। और तीसरी चीज़ थी वायलेंस, तलवार उठाओ और जो कुरान पर ईमान ना लाए उसका सिर काट दो। तो हमने सारी इनकी दुनिया की हिस्ट्री जो है कि मुसलमानों ने कितने कत्लेआम किए, कहाँ कहाँ लोगों को मारा, उनकी संस्कृतियाँ कैसे उजाड़ी। ईरान में तो डेरियस को मारने के बाद एक एक गांव को फूंका जा करके, तो वो सारा लिखा। ईसाइयों का कि ईसाई अपने आप को बड़ा कैथोलिक कहते हैं और ईसाइयों का नारा ही है गॉड इज़ लव, गॉड इज़ लव। लेकिन जब ये मैक्सिको में गए तो वहाँ के जो आदिवासी थे उनको इन्होंने ऐसा मारा कि वहाँ आदिवासी बचे ही नहीं, थोड़े बहुत बच रहे वहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मावरी थे उनको तो शिकार जैसे खरगोश का शिकार करते हैं, इस तरह उनका शिकार कर करके उनकी ज़मीनें छीनी। तो मावरी बहुत कम रह गए। अब हैं तो सही, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम हैं जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, अंग्रेज़ जाके बस गए। तो ऐसे हमने ईसाइयों की भी बहुत पोल खोली कि ईसाइयों ने जितने अत्याचार किए हैं दुनिया के अंदर उतने अत्याचार कोई नहीं करते। और चर्च की पोल खोली। चर्च की पोल हमने उन्हीं के हिसाब से खोली कि प्रोटेस्टेंट जो था, लूथर जो था, चर्च के लोग कितने करप्ट थे। पहले तो हमने कहा कि वहाँ जो कुर्सियाँ बुक की जाती थी रेलवे की तरह से कि तुम इतना रुपया लगाओ तो स्वर्ग में गॉड के करीब 275वीं कुर्सी तुम्हारे नाम रिजर्व हो जाएगी। तुम जाओगे इस पर्ची को लेके, तुम्हारी कब्र में ये पर्ची रखी होगी, फरिश्ते आएंगे तो फ़ौरन 275वीं, इतने पैसे चढ़ाए तो फलां जगह बैठ जाओगे। तो इसका लूथर ने बड़ा विरोध किया। फिर चर्च में इतनी करप्शन आ गई थी कि वहाँ हर तरह की करप्शन, सेक्स की वहाँ हो गई थी। तो लूथर ने 16 सवाल पोप से किए। तो हमने वही सवाल ले लिए कि लूथर ने ये दिखाया क्रिश्चियनिटी कितनी पतित हो गई थी। फिर इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटेस्टेंट थे लूथेरियन, ये लूथेरियन के आर्गूमेंट्स को तो नहीं काट सके,
ये लूथेरियंस को पकड़ते थे फ्रांस के अंदर, उनके शरीर पर ग्रीज लगाते थे, जो मोटर में ग्रीज होता है, और उस मोटर के ग्रीज को लगा करके उसके ऊपर अग्नि में फेंक देते थे। विल ड्यूरांट ने यही लिखा है। विल ड्यूरांट ने कहा है कि इंडिया से ज़्यादा फ्रीडम ऑफ थॉट का ऑनर करने वाला दुनिया में कोई संस्कृति नहीं है। जिस समय फ्रांस में लूथर के लोगों को, इसलिए कि वो चर्च की करप्शन को एक्सपोज कर रहा था, एक एक पादरी के 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो कहते एक एक चीज़ को जब वो एक्सपोज कर रहा था तो फ्रांस वाले और कैथोलिक वाले उसको आग में जला रहे थे। और जब हिंदुस्तान में गुरु नानक देव जी ब्राह्मणों के गढ़ में गए, जहाँ बिल्कुल ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं हरिद्वार में, और गांधी जी ने नानक जी ने वो उछालना शुरू किया कि तुम पितरों को, तुम्हारा दिया हुआ पर अगर पितरों को पहुंच जाएगा तो मेरा दिया जल करतारपुर क्यों नहीं पहुंच सकता। तो कहते वहाँ जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने कहा कि नानक सत्य कह रहा है। तो कहते ये फ्रीडम जो है, तो हमने वो सारा लूथर वाला, तो उसमें से पूरी की पूरी वो चीज़ तो हमने लूथोरियन ही ली। तो वो हमने जब किताब लिखी तो हमने वो किताब दीनदयाल जी को भेजी। उस किताब पर मुस्लिम प्रेस में यहाँ तक लिख दिया गया कि ये आदमी जो है एंटी मुस्लिम है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। नई रोशनी ने दिल्ली में लिखा, बहुत जगह से ऐसे रिएक्शन आए मुसलमानों के यहाँ से, और कम्युनिस्टों से कह दिया कि ये आदमी जो है ये कम्युनिस्टों की निगाह में, क्योंकि हमने ये कहा कि जिस दिन कम्युनिस्ट जो हैं ये एनिमी ऑफ कल्चर हैं, इनके यहाँ डार्विन का लॉ चलता है। डार्विन का लॉ ये है कि एक आदमी घोड़ी खरीद के लाया और उसने घोड़ी की तरह से अपनी पत्नी को ट्रीट किया। तो उसने चिट्ठी लिख करके भेजी, जो इनका बहुत बड़ा थिंकर था, कि मैं एक घोड़ी खरीद के लाया था, उसकी एक बछेरी पैदा हुई, अब वो घोड़ी जो है काम नहीं करती, बूढ़ी हो गई, चली गई, तो क्या मुझे अधिकार है कि मैं उस बछेरी पर सवारी कर सकूं। तो डार्विनियन जो थे उन्होंने लिख दिया कि तो प्रकृति का लॉ है, बूढ़ी हो गई है बछेरी, आपने पैदा की, आप बछेरी पर सवारी कर सकते हो। तो हमने लिखा ये लॉ कम्युनिज्म में चलता है। कम्युनिज्म में रिश्ते बहन देखते हैं ना कोई देखते ना कुछ। वही कहते हैं कि मार्क्स ने इस बारे में कहीं लिखा कि सगोत्र विवाह नहीं होने चाहिए बहन। तो हमने इनको अच्छा एक्सपोज किया। तो इन्होंने ये लिख दिया कम्युनिस्टों ने भी कि ये आदमी जो है, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में हमारी बड़ी सेफ्टी हो गई थी उस ज़माने में कि कम्युनिस्ट इसको मार ना दें। लेकिन हमारा विद्यार्थी बस बड़ा तकड़ा था। तो दीनदयाल जी को जब वो किताब भेजी तो दीनदयाल जी ने फ़ौरन ही एक लाइन लिख करके भेजी, प्रत्याघात बहुत कठोर है, क्योंकि काउंटर अटैक था ना हमारा। वो एक उस पर लिख के भेजी, हमारी किताब में वो छपा हुआ है, प्रत्याघात बहुत कठोर है परंतु इसकी आज आवश्यकता है। तो दीनदयाल जी से हमारे ऐसे गहरे संबंध थे। जी जी जी। अच्छा, कुछ और उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बताएं कि किस तरह के व्यक्ति थे? व्यक्तित्व का एक तो बहुत सिंपल थे, क्योंकि गरीब घराने में पैदा हुए थे, माँ बाप का प्यार नहीं मिला उन्हें, और जिस जगह भी गए वहाँ ये हुआ कि बहन भी साथ छोड़ के चली गई। तो वो एक अपने आप को एक अनाथ जैसा समझते थे, और उस अनाथता को दूर करने का एक ही तरीका था कि मैं जितना ज़्यादा अध्ययन कर सकूं, मेरा उतना ही ऑनर हो जाएगा। और उसी के हिसाब से मैं ये जब बच्चों को पढ़ाते थे दीनदयाल जी, क्योंकि संघ के प्रचारक बन गए थे, तो इन्होंने कहा यह था कि जहाँ मैं प्रचारक हूँ कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। तो दीनदयाल जी के बारे में आपको बताता हूँ। मैं दीनदयाल जी के पास गया तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे एक बच्चे को। तो मैंने बाद में कहा, मैंने कहा इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स का? कहने लगे भैया मुझे अपने संघ का कार्य चलाना है। तो कहते कल ये कह रहा था कि मुझे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी समझा दो। तो मैंने रात को सारी वो डिमिनिशिंग यूटिलिटी पढ़ी और अब इसको पढ़ा रहा हूँ। कहते मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि जहाँ मैं प्रचारक हूँ वहाँ कोई बच्चा अगर फेल हो गया तो कहेंगे, बच्चे का तो कोई दोष नहीं बताएंगे, कहेंगे संघ की शाखा में जाता था, टाइम ख़राब करता था, फेल हो गया। तो इसलिए तो उनका ये था कि जो चीज़ पढ़ानी है को हर चीज़ पढ़ा देते थे। हिस्ट्री पढ़ानी है तो हिस्ट्री पढ़ा देते थे, पॉलिटिकल साइंस। तो उसके लिए क्या करते थे कि रात को पहले खुद अध्ययन करते थे और दिन में वो बच्चों को पढ़ा देते थे। बहुत आते थे बच्चे पढ़ने के कारण। तो अध्ययनशील होने की वजह से उनका बड़ा सम्मान था छात्रों के अंदर।
अच्छा, उनके जो आखिर का जो समय था उसके बारे में कुछ बताएं। आखिर में तो ऐसा था कि दीनदयाल जी जनसंघ के एक ऐसे कर्णधार बन गए थे कि जनसंघ को ये हो गया था कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि नेहरू का ज़माना चल रहा था, नेहरू जी जो थे वो छाए हुए थे, पंचवर्षीय योजनाएं ला रहे थे, तो इन सब को तोड़ निकाल करके अगर कोई भारतीय संस्कृति के आधार पर कोई आर्थिक नीति बना सकता है तो दीनदयाल उपाध्याय बना सकता है। स्वदेशी आंदोलन चला सकता है कि भारतीयों में तो दीनदयाल ही चला सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी को जनसंघ ने बहुत ऊंचा स्थान दे दिया था। जनसंघ अब भाजपा बन गई है, पहले जनसंघ थी। और अटल बिहारी वाजपेयी से इनका बड़ा गहरा संबंध था, तो अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ी प्रेरणा लेकर के इन्होंने सारी नीतियां बनानी शुरू की। तो जनसंघ में इतना ऊंचा स्थान ये था कि दुनिया इनकी दुश्मन हो गई। अब इन्होंने एक गलती की कि जिस समय ये वहाँ जा रहे थे, पटना जा रहे थे, तो अकेले चल दिए। 5-7 वॉलंटियर को साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन होना था, तो ये यहाँ से चल दिए। और चूँकि मुग़ल सराय में गाड़ी के अंजन वंजन, सबसे बड़ा स्टेशन है मुग़ल सराय, हिंदुस्तान में इतना बड़ा स्टेशन रेलवे का कहीं नहीं है। तो मुग़ल सराय स्टेशन में गाड़ी कभी इधर खड़ी करते हैं, कभी इधर ही खड़ी करते हैं, तो वहाँ शंटिंग वंटिंग बहुत होती है। तो वो जो इनके विरोधी थे उन्हें मौका लग गया वहाँ। तो गाड़ी जब यार्ड में जाकर खड़ी हुई तो दीनदयाल जी का सिर फोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, अटैक हुआ इन पे। अब वहाँ पटना में इंतजार हो रहा है कि दीनदयाल जी आएंगे, दीनदयाल जी वहाँ पहुँचे नहीं। तो फिर उन्होंने देखा, मोबाइल तो होते नहीं थे उस समय, उन्होंने झंडे वाला को टेलीफोन किया। झंडे वाला ने कहा कि यहाँ से तो फलां गाड़ी में बैठ के वो चले गए। तो फिर ढूंढना शुरू हुई। तो सुबह ही इनकी डेड बॉडी जो थी वो पुलिस वालों ने, तो उन्होंने देखा फिर। अब वो आज तक ये पता नहीं लग सका कि कौन लोग थे वो जो इनको मार करके चले गए, क्योंकि इतनी फेम हो गई थी कि कांपने लगे थे लोग इनसे। तो हमारे लोग तो उनके साथ गए नहीं, वो ले ही नहीं गए अपने वॉलंटियरों को, ना तो संघ के लोगों को ले गए, ना विद्यार्थी परिषद को। अकेले ही चल दिए गाड़ी में कि मुझे पटना पहुंचना है। लेकिन वो जो इनके विरोधी थे वो पीछे लग गए। उन्होंने कहा कहाँ खाली जगह मिले कि अगर ये शोर भी मचाए तो सुन ना सके कोई। तो वहाँ उनका मर्डर कर दिया। और जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन भाजपा ने कहा कि भारत का एक ऐसा विचारक, ऐसा थिंकर जिसके मुकाबले में 100 साल तक भी इंडिया कोई थिंकर नहीं पैदा कर सकेगा, वो आज हमारी जड़ कट गई हैं, हमारी जड़ कट गई हैं। तो हम, लेकिन एक ही आदमी थे जिन्होंने कहा घबराओ मत, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत माँ की गोद से एक सुपुत्र छीन लिया गया है, लेकिन भारत माँ की कोख सूनी नहीं हुई है। भारत माँ कई दीनदयाल उपाध्याय पैदा करके और देश विरोधी शक्तियों का नाश करेगी। तो मित्रों, ये थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में गुरु जी के अपने अनुभव। हमने उनके दर्शन पर बात की थी, इसलिए लगा कि क्यों ना उनके व्यक्तित्व पर भी कुछ बात कर रहे हैं, और वो बातचीत करनी सार्थक रही। बीच में कुछ व्यक्तियों के, कुछ पार्टियों के नाम आए हैं, वो एक रेफरेंस का मुद्दा है। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी एक ख़ास धर्म के प्रति आरोढ़न हो या उसके प्रति स्नेह ना हो या सम्मान ना हो, सबके प्रति बराबर है। पर क्योंकि हमारे भारत का जो ज्ञान का, जो व्यक्तियों का जो ख़जाना है, उसको हम जानें और आने वाले लोगों तक पहुंचाएं, और जो बाद के जो लोग हैं उनके अपने हाथ में विकल्प हो किस विचार को किस रूप में वो ग्रहण करें, उसकी छूट तो हमें देनी पड़ेगी। तो इतना ही निवेदन था। तो आप सबकी ओर से गुरु जी को पुनः पुनः प्रणाम। इस अवस्था में भी हमारे एक अनुग्रह पर, हमारी एक गुजारिश पर वो लगातार बोलते रहते हैं। तो बहुत आभार गुरु जी आपका।